हेलो गाइस, कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, है ना। और बेसिक मैथमेटिक्स में हमने डिफरेंशिएशन कर लिया था। अब हमारी बारी है इंटीग्रेशन करने की। डिफरेंशिएशन में हमने सारे फार्मूले किए और उन सारे फार्मूले पे कुछ एक क्वेश्चन किए। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, ठीक। उतना ही मैथमेटिक्स यूज आती है ना। बाकी आपको सॉल्व करना, इक्वेशन सॉल्व करना, ये तो पता ही होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो देखते हैं कि इंटीग्रल क्या होता है। भाई डिफरेंशिएशन हमने देखा था कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ डिफरेंशियल ऑपरेटर था उसमें, है ना। और जब भी हमको किसी बड़ी चीज़ को छोटा करना होता था तभी हम डिफरेंस करते थे, यानी कि जो dy बाई dx आता था उसमें dy और dx दोनों ही बहुत ही छोटे टर्म होते थे, ठीक। तो अगर मान लो आपको कोई एक फंक्शन दिया हो, इफ यू हैव एनी फंक्शन fx, और ये fx जो है ये कुछ किसी के बराबर है, मान लो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट कर लिया, ठीक। और आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो fx है ये बन जाएगा f डैश x, ये आपको पता है, ठीक। और जब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x f डैश x इज इक्वल टू 2x। अब ध्यान देना इस बात को, हम लोग जो जहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं इसी इक्वेशन की हेल्प से हम पहुँचेंगे। आपको पता है कि ये आपके पास क्या है? एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आपको पता है, अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन एज हेयर। ये क्या है? डेरिवेटिव है। फंक्शन क्या है? इसका fx है ना। अब अगर आपको इस डेरिवेटिव से वापस फंक्शन पर पहुंचना हो, इस डेरिवेटिव से वापस फंक्शन पर पहुंचना हो, तो हम क्या करते हैं? हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को उठाएंगे जो कि हमको दिया हुआ है f डैश x इज इक्वल टू 2x, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट। बात क्लियर? तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन आपका ऐसा टूल है जो कि अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो आप उस डेरिवेटिव से उस फंक्शन तक पहुंचने का जो रास्ता होगा वो बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन होगा। बात क्लियर? अब इस जो ये इंटीग्रल है इसको हम लोग और कई सारे नामों से भी जानते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन को आप डेरिवेटिव बोलते हो, तो इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, मतलब जो आपका डिफरेंशिएशन है उसका अपोजिट होगा। तो इसका एक नाम तो हो गया आपका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। बात क्लियर? एक आपको पता ही है इसका नाम जो सामने दिख रहा है इंटीग्रेशन, है ना। और इसी को हम लोग एक नाम और आपको भी पता होना चाहिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए, कि इसी को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव। तो जो इंटीग्रेशन है इसको हम और भी कई सारे नामों से जानते हैं, है ना। और एक चीज और भी आप जान लो यही इसी जगह पे, कि जो डेरिवेटिव है यानी जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये दोनों के दोनों इनवर्स ऑपरेटर होते हैं, इनवर्स ऑपरेटर होते हैं। इनवर्स ऑपरेटर का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको पता है, आप उसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपको वापस वही फंक्शन मिल जाएगा, है ना। और अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन को आपने इंटीग्रेट कर रखा है, लेट कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx, है ना, और fx इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये बन जाएगा f डैश x, बन गया। आप फिर से इसको इंटीग्रेट कर दो तो वापस आप fx पे पहुंच जाओगे। बात क्लियर? पहली कंडीशन में हमने करा इसको डिफरेंशिएट एंड दूसरी कंडीशन में हमने इसको करा इंटीग्रेट।
या आप उल्टा इसको बोल सकते हो, अगर आपके पास कोई एफएक्स है उसको आपने इंटीग्रेट करा, ठीक, इंटीग्रेट करने के बाद आपने अगेन उसको डिफरेंशिएट करा तो वापस आपको एफएक्स ही मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑपरेटर, ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले थे, उसी तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन के भी कुछ बेसिक फार्मूले हैं। बस ज़्यादा डिटेल में हमको चलना नहीं है, हमको बस बेसिक फार्मूलों से ही काम चला लेना है ना। और उन फार्मूलों का थोड़ा सा हम लोग यूज़ देख लेंगे कि किस तरीके से हम उनका यूज़ करेंगे अपनी फिजिक्स में, क्योंकि कई बार फिजिक्स में आपको जब कोई क्वेश्चन करना होगा, कोई न्यूमेरिकल करना होगा या कोई डेरिवेशन करना होगा, तो वहाँ पे हमको इंटीग्रल, जो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं या जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स, है ना, ये ज़रूरत पड़ने वाली होती है। और इसकी हेल्प से वो पूरा का पूरा डेरिवेशन, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट वन है, अगर मान लो आपको हम दे देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट सी। अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन कैसा होता है, तो अगर इंटीग्रेशन का आपसे कोई साइन पूछे तो साइन होता है लेटा हुआ सांप, कुछ ऐसा लेटा हुआ सांप, है ना, ठीक, ये हो गया। अब मान लो आपके पास कोई कांस्टेंट है c और इस c को आप इंटीग्रेट कर रहे हो c dx, है ना। तो डिफरेंशिएशन में किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0। बस इंटीग्रेशन में अगर जब भी आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो तो कहानी वही है कि कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं लेता, तो ये चला जाएगा बाहर, अंदर से बचेगा इंटीग्रेशन dx, है ना। और इस dx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये dx बन जाएगा c इंटू एक्स। अब ध्यान देने वाली बात एक और भी है, जब भी आप का ये इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, मतलब आपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करा और इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन का साइन गया, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट हमेशा के लिए छोड़ के जाएगा। अब ये बात क्या हुई, सर ये कांस्टेंट कहाँ से आ गया, इसको भी समझ लेते हैं। ये जो कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट। बात क्लियर? अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट है, इसी की हेल्प, इसी की जो है रोल होता है इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करने का। भाई अगर आप देखोगे तो जो इंटीग्रेशन है, अगर आप टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इसी टाइम में थोड़ा सा जान लेते हैं, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपका इंटीग्रेशन है ये दो टाइप का होता है। पहला जो होगा वो होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बात क्लियर? तो पहला हो गया आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा आपका होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे आपको मैंने एक छोटा सा ऊपर एग्जाम्पल करके दिखाया, या आप दूसरा इस तरीके से इधर समझ लो, इंटीग्रेशन आपको कहीं दिया हुआ हो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x। बट यहाँ पे देखो कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ना तो यहाँ पे कुछ है ना तो यहाँ पे कुछ है ना। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी आप इसको कंप्लीट करोगे तो हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा आपको, हमेशा उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहली बात तो कोई लिमिट नहीं होती। ठीक, दूसरी बात कि जब भी इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा तो आफ्टर इंटीग्रेशन एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, है ना। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको मिलेगा। ठीक,
जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है इसमें पहली बात इसमें लिमिट होती है। हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जिसका इंटीग्रेशन करना है या जिसका एंटी डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है, हम पहले से डिफाइन कर दिया जाता है, आपको क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया जाएगा या आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी और आपको पता होगा कि उस क्वेश्चन को किस लिमिट के अंदर रख के इंटीग्रेट करना है ना। तो इसमें लिमिट्स मिलेंगी, आपको लिमिट होंगी और जब लिमिट होंगी सॉल्व करोगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। वो जब आप लिमिट लगा के सॉल्व करोगे तो वो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक आपका डेफिनेट हो गया, दूसरा आपका इनडेफिनेट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूले के ऊपर। अब हम लोग धीरे धीरे पहले इनडेफिनिट के ही कुछ फॉर्मूले करेंगे, इनडेफिनिट सीखने के बाद हम डेफिनिट पे भी सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम यूज डेफिनिट का होगा। क्योंकि आपको जब भी इंटीग्रेट करना होगा तो आपको किसी लिमिट के अंदर रह के करना होगा, है ना। आगे देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx, या आप इसको 1 dx भी बोल सकते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है x प्लस c आपका कांस्टेंट है, ये आप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास, मान लो हमने आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब आपका हो गया x की पावर 0। ठीक, किसी की पावर अगर 0 होती है तो आपको पता है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना हो या निकालना हो, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c। बात क्लियर? तो ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। ठीक, अब आप जरा सा सोचो, हमने सेम फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। क्या पढ़ा था? d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, और ये क्या था? n x की पावर n माइनस 1। अब आप अगर देखो तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? ये जो है इसका उल्टा है, रिवर्स है। x की पावर n को जब आपने डिफरेंशिएट किया था तो उसकी x की जो पावर थी वो पहले आ गई थी, यानी मल्टीप्लाई में आ गई थी, और x की पावर 1 कम हो गई थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर जो है वो डिवीज़न में आ गई है और x की पावर 1 इंक्रीज कर गई है। अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। हमने आपको दे दिया एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और बन जाएगा 2x। छोटा सा मैंने इसलिए लिया ताकि आप सबको जो रिजल्ट आना है वो क्लियर हो जाए। इसको आप इक्वेशन 1 बना लो। अब आपने जो ये इक्वेशन 1 बनाई है इसको इंटीग्रेट करो। कैसे इंटीग्रेट करोगे? dy को इधर छोड़ लो और 2x इधर ऑलरेडी है और इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, अब इंटीग्रेट कर दो। जब आपने इसको इंटीग्रेट करा तो जो इंटीग्रेशन ऑफ dy है ये रहा, और इधर देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और बचेगा अंदर से x dx। और यहाँ से आपको पता है क्या मिलेगा? यहाँ से आपको y मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2 बाहर है। अब x की पावर देखो 1 है यहाँ पे, तो 1 होने का मतलब कि फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो x की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगी और अपॉन में भी 2 आ जाएगा। x की पावर 2 अपॉन में 2, और ये 2 कैंसिल हुआ। और आपको पता है कि जब ये, चूँकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तो जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा तो एक कांस्टेंट भी छोड़ के जाएगा c। तो ये 2 कट गया और देखो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c मिल गया। अगर आप ध्यान से देखो तो आप उसी फंक्शन पे पहुंच गए जहां से आप आए थे, बट एक c आपको मिल रहा है यहाँ पे।
तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सी निकालने की वैल्यू कंडीशन आपको दी रहेगी कि आप जो सी है या आर्बिट्री कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, या तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं दिया रहेगा तो हमसे कोई मतलब नहीं, अपन लोग इसको छोड़ देंगे यहीं पे। ठीक, तो हमको जो दिखाना था वो ये दिखाना था कि अगर आप किसी फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालते हो, फिर उस डेरिवेटिव वाली टर्म का आप इंटीग्रेशन करते हो तो वापस उसी फंक्शन पे पहुंच जाते हो। तो पहला फार्मूला आपको क्लियर हो गया। आगे चलता हूँ नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है। अगर मान लो आपको हमने एक इंटीग्रेशन दे दिया 1/x dx, तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस सी। अब सोचो फिर से कि जब आप डेरिवेटिव निकालते थे तो d बाई डी एक्स ऑफ log x का क्या होता था, log x का डेरिवेटिव आपको मिलता था ना 1/x। तो यहाँ पे देखो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। बात क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा ई की पावर एक्स ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव था डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये भी ई की पावर एक्स ही था, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया था, है ना। तो यहाँ तक यहाँ तक पहुँचने में कोई समस्या नहीं, हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पर। जब आप फिफ्थ नंबर पे जाओगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर आपको पता हो तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये था आपके पास कॉस एक्स के बराबर, है ना। तो जब आप d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन आप साइन एक्स डी एक्स करोगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सब कुछ सेम, बस साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप सिक्स्थ कॉस का इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा साइन एक्स प्लस सी मिल जाएगा। और आज चूँकि आपको इसका भी डेरिवेटिव पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस का साइन एक्स, ये आपको पता है। जहाँ तक आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक पहुँचने में किसी को कोई चैलेंज नहीं हुआ होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। केवल फार्मूले ही हैं, और ये फार्मूले आपको 2-3 बार पढ़ लेना है ताकि आपको याद हो जाए। सेवेंथ फार्मूला आता है आपको डिफरेंशिएशन पता है किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये होता था कुछ सेक स्क्वायर x के बराबर, सेक स्क्वायर x के बराबर, है ना। तो अगर आप सोचो कि आपको मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका tan x के बराबर। बात क्लियर, और आपका c आ जाएगा। अगर आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है तो आप उसको इंटीग्रेशन उसका निकाल सकते हो अपने आप से, है ना, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होगा उसी का इन्वर्स क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ तक आ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आगे सोचिए, आगे के जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे
उनका भी कुछ उनका भी कुछ आपको पता होगा। अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपने याद रखे हो तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था d/dx ऑफ sec x भी हमने कुछ पढ़ा था, है ना। और ये होता था sec x इंटू tan x, है ना। और आपको ये भी पता है, आपने एक और भी फॉर्मूला पढ़ा था d/dx ऑफ cot x का, और cot x का क्या होता था cosec स्क्वायर x, है ना। और आपने एक चीज़ और भी पढ़ा था d/dx ऑफ cosec x, और ये क्या होता था माइनस का cosec x इंटू में cot x, है ना। तो इतना सारा आपको पता है। अब इन सारे फॉर्मूले से आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना दो। तो पहले वाले से बनाते हैं। इसका क्या आएगा, जहाँ पे शायद 7 या 6 तक हम लोग पहुँच गए थे, तो आगे 8 तक पहुँचते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास sec x dx, सॉरी sec x प्लस c हो गया। दूसरा अगला फॉर्मूला आप बना लो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, तो ये आ जाएगा आपके पास cot x प्लस c के बराबर। अगला फॉर्मूला आप बना लो और भी नीचे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx, ये आपका हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस c। तो इस तरीके से हमने 10 फॉर्मूले करीबन देख लिए जो इंटीग्रेशन के थे, जिनका आपको यूज़ करना है फिजिक्स में एज अ टूल। ठीक, जो ये फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, इन फार्मूलों पे हम लोग अगले लेक्चर में ही, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे, अगले लेक्चर में हम इन फार्मूले पे बेस्ड दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर अगला एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर लेंगे, और फिर आपका इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर हम ग्राफ वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं। आपको करना क्या है, ये फॉर्मूले तैयार कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।